तो साल है 2022 और बातें कर लेते हैं भारत की सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट के बारे में। साल 2022 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना वाकई में इतना प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, इस वीडियो को देखकर आपको अभी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं आखिर क्या है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट। वैसे तो इस चैनल में मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ आखिर क्या होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम पीपीएफ अकाउंट भी कहते हैं और पीपीएफ अकाउंट को खोला जाता है 15 सालों के लिए। मतलब इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 15 साल। पीपीएफ अकाउंट को हम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं और यहाँ पर अगर हम बैंक में खोले या फिर पोस्ट ऑफिस पर खोले, लेकिन पीपीएफ अकाउंट में जो भी फीचर्स है वो सेम ही रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है पोस्ट ऑफिस पर खुलने में हमें कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी या फिर बैंक में खुलने में हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी। पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में ही हमें सेम फीचर्स और सेम एडवांटेजेस मिल जाती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे कि मैंने आपको कहा 15 सालों के लिए होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें हर फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर कैलेंडर ईयर नहीं गिना जाता है, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से जो भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होती है अगले साल की 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाती है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर की बातें करें तो करेंटली 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर चल रही है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुई थी और ये 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो साल 2021 और 22 की फाइनेंशियल ईयर में ही आपकी पीपीएफ अकाउंट ओपन माना जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम मिनिमम 100 रुपये से ही खोल सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में हमें मिनिमम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 500 रुपये डिपॉजिट करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम हम डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये तक। 1.5 लाख रुपये से ऊपर हम अपनी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर हम 500 रुपये भी इन्वेस्ट ना करें एक फाइनेंशियल ईयर में तो हमें 50 रुपये एज ए पेनल्टी पे करना पड़ेगा और हमारी जो भी पीपीएफ अकाउंट होगी वो इनऑपरेटिव हो जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को अगर चाहे तो हम अपने नाम पर भी खोल सकते हैं या फिर अपनी जो भी बच्चे हैं उनके नाम पर भी खोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप माइनर के नाम पर एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलते हैं, मतलब अपनी बेटी या फिर अपने बेटे के नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोलते हैं, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जब भी हम अपने एक पकड़ लीजिए, मेरे पास एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुला हुआ है मेरे खुद के नाम से और फिर से मैं अपनी बेटी के नाम पर एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ओपन कर रहा हूं। तो यहाँ पर मेरी बेटी और मेरी जो टोटल फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कंट्रीब्यूशन होगी 1.5 लाख रुपये। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए और फिर से अपनी बेटी के नाम पर मैं 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे टैक्स की यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगी और यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगी। जो जब भी मेरी 1.5 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी तो वहाँ पर उसके ऊपर की इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड दोनों में ही एक ही दिया हुआ रहता है। तो इसके मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड सिर्फ एक इंसान एक ही खोल सकता है एक पैन कार्ड के अंदर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम जॉइंटली नहीं खोल सकते। हाँ, अपने नाम पर अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोलते हैं तो वहाँ पर हम नॉमिनी जरूर डाल सकते हैं। तो ब्रीफली अगर बातें करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोलने की प्रक्रिया यही है। आप बैंक में जाइए, अपनी एक जो एड्रेस प्रूफ है या और एक आइडेंटिटी प्रूफ है उसको साथ लेकर जाइए, 2 कॉपी फोटोग्राफ लेकर जाइए। आपकी जिस भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर आपकी सेविंग अकाउंट रन हो रही है वहाँ पर जाकर आप अपनी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोल लीजिए। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ऑनलाइन भी खोल सकते हैं और बैंक में जाकर ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। अब बातें कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें कौन कौन सी ऐसी एडवांटेजेस है जिसकी वजह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड साल 2022 में वाकई में खोलना प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। अगर एडवांटेज की बातें करें तो पहली जो एडवांटेज होती है वो एडवांटेज है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की टैक्स एडवांटेजेस। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर हमें EEE टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है और भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे स्कीम्स है जहां पर EEE टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। पहली तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना। और सुकन्या समृद्धि योजना को हम केवल और केवल अपनी बच्चियों के लिए ही खोल सकते हैं। तो सभी के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ओपन है और सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बच्चियों के लिए है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो EEE टैक्स बेनिफिट है वो कुछ इस तरह से है। पहली जो EEE का मतलब होता है EEE, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट
एग्जेम्प्ट, और इसका जो एग्जेम्पशन है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। जब भी हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो हम मंथली करें या फिर एक ही बार में लमसम कर दें, तो वहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, टोटल अमाउंट पर हमें अंडर 80C टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। मतलब मैंने एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल रखा है और इस फाइनेंशियल ईयर मैंने 1.5 लाख तक टैक्स अपनी जो फाइनेंशियल जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वहाँ पर मैंने अपने पैसे को जमा कर दिया है। मंथली किया हो या फिर लमसम एक ही बारी में किया हो, लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपए जमा कर दी है। तो उस समय 1.5 लाख रुपए मैं जब भी अपने टैक्स फाइल करूंगा अंडर 80C मुझे पूरी की पूरी 1.5 लाख की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाया करेगी। अगर मैं अपने बच्चे के नाम पर भी खोलता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, दोनों को मिलाकर अगर 1.5 लाख हो जाती है, फिर भी मुझे टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाया करेगी। यह है पहली टैक्स एग्जेम्पशन। दूसरी जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो होती है TDS की एग्जेम्पशन। हम सभी को पता है, जब भी इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 अगर हम नॉर्मल सिटीजन है और अगर हम सीनियर सिटीजन है तो 50,000 को क्रॉस कर जाती है, तो उसके ऊपर हमें 10% एज ए TDS पे करना पड़ता है। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किसी भी प्रकार की TDS की कटौती नहीं होती है, चाहे हम इंटरेस्ट अमाउंट जितनी भी अर्न कर ले एक फाइनेंशियल ईयर में। और जो तीसरी एग्जेम्पशन है वो होती है जो हमारी मैच्योरिटी है उस पर मिलती है हमें इनकम टैक्स की रिबेट। यानी कि मैच्योरिटी के समय हमें जितनी भी अमाउंट मिलेगी, टोटल अमाउंट हमारी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर, उस पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट चाहे वो 1 करोड़ क्यों ना हो, टोटल अमाउंट पर हमें एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। तो इस तरह से हमें ट्रिपली टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सबसे बड़ी और सबसे मैं कहूँगा सबसे अच्छी बेनिफिट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी फीचर के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी जो एडवांटेज है वो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर क्वार्टरली यहाँ पर रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करती है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट भी दिया जाता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। मैं तो कहूँगा किसी भी जो नेशनलाइज बैंक है उनकी फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही हमेशा रहती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट रेट, और एट प्रेजेंट यहाँ पर 7.1% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और करीब 1 या 1.5 साल से ये इंटरेस्ट रेट में कुछ भी मतलब यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है, 7.1 ही है। तो 7.1 को अगर देखें तो बैंक या फिर हम पोस्ट ऑफिस को ही अगर दूसरी स्कीम को मिला ले, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी अच्छी है, और उसको अगर हम कंपाउंडिंग कर ले तो काफ़ी अच्छी हमें मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल जाया करती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो तीसरी एडवांटेज है वो है इसकी गवर्नमेंट की बैकिंग। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक फुल्ली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें कुछ भी परेशानी नहीं मिलती है, और ये फुल्ली एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पर जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया होता है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डूबने का डर नहीं बना रहता है। तो मेनली यही 3 बेनिफिट्स है जिसकी वजह से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी प्रॉफिटेबल है। पहले भी था और साल 2022 की अगर बातें करें अब भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में साल 2022 में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो इन फैक्टर्स को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑप्शन, जहां पर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छे खासे पैसे जमा कर सकते हैं। तो अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ड्रॉबैक्स की बातें करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो पहली ड्रॉबैक है वो है इसकी मैच्योरिटी पीरियड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 सालों के लिए है, और 15 सालों के अंदर अगर हम चाहे तो बीच में लोन ले सकते हैं और बीच में प्रीमेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड से, लेकिन जो फुल अमाउंट है उससे हम टोटल नहीं निकाल सकते पब्लिक प्रोविडेंट फंड से 15 सालों के मतलब अंदर। मैच्योरिटी होने पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड से हम पैसे निकाल लेंगे, लेकिन 15 सालों तक हमारे जो भी पैसे हैं वो लॉक हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। दूसरी जो डिसएडवांटेज मैं कहूँगा वो है इसकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कैप। अब बातें चल रही है शायद नेक्स्ट बजट में जो इन्वेस्टमेंट कैप है उसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट तो ये 1.5 लाख रुपये ही है। तो 1.5 लाख से ऊपर हम इसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारे पास अगर पैसे भी है फिर भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये 2 ऐसे फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इंटरेस्ट, जैसे कि मैं एडवांटेज की बातें कर रहा हूं, तो लॉन्ग टर्म की अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी तो म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पर हम डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बातें करें तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अभी तो क्रिप्टो भी आ गई है। तो अगर इन सभी को कंपेयर करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर अगर हम 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 7.1%
50% से ज़्यादा ही हमारी रिटर्न जनरेट हो जाएगी। ये हिस्ट्री के हिसाब से है, ये मतलब म्यूचुअल फंड तो कोई भी यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर बातें करें म्यूचुअल फंड के पास रिकॉर्ड्स की तो 7.1% से तो ज़्यादा ही रिटर्न जनरेट करती है म्यूचुअल फंड्स, अगर इसकी टेन्योर 10 या फिर 15 सालों की हम ले ले तो ये जैसे कि एक एडवांटेज है कुछ सेक्शंस के लिए, कुछ सेक्शन के लिए ये डिसएडवांटेजेस भी है जो इसकी इंटरेस्ट रेट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बातें करें तो कुछ और भी फीचर्स है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे मैंने आपको कहा, लोन फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिल जाती है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को अगर हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं 15 साल मैच्योर होने के बाद, अगर हम चाहे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम 5 सालों की ब्लॉक पर एक्सटेंशन करते जा सकते हैं और इसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। मतलब 15 साल मेरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैच्योर हो गई है, उसके बाद हम 5 सालों के लिए फिर से इसे एक्सटेंड करेंगे, फिर जब ये 5 साल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से 5 सालों के लिए एक्सटेंड करेंगे। वैसे हम एक्सटेंड करते जा सकते हैं विद कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन रखे गए हैं, इसके बारे में मैंने अपने चैनल में वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक को मैं दे दूंगा। आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो एक्सटेंशन रूल्स है उनके बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, चाहे वो मंथली करें या फिर साल में एक ही बार करें, तो वहाँ पर भी मैक्सिमम इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिनके बारे में आपको जानना है, और इसके बारे में भी मैंने अपनी चैनल में वीडियो बना रखी है। तो कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक को दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने अपनी चैनल में बना रखी है। तो लास्टली अगर बातें करें साल 2022 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खोलना वाकई में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, तो इसके बारे में अगर मुझसे राय पूछा जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को आप खोल सकते हैं जस्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के तौर पर। अगर आपकी उम्र से पकड़ लीजिए 35 साल है और 35 से 40 साल के बीच है, और आपकी जो रिटायरमेंट पीरियड है वो 15 से 20 साल के अंदर है, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी पैसे हैं वो काफ़ी सुरक्षित भी रहेंगे और आपकी रिटायरमेंट के समय आपको एक अच्छी खासी कॉर्पस भी मिल जाएगी। और आप एक ऐसे पर्सन हैं अभी जहाँ पर आपको टैक्स की लायबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख की टैक्स की लायबिलिटी और टैक्स की रिबेट भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जस्ट अपना करियर स्टार्ट किया है, उम्र करीब 20 से 30 साल के अंदर है और आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे कमाना है और पैसे से पैसे बनाना है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मेरे हिसाब से आपके लिए इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी के ज़माने में नहीं है। आप अगर टैक्स की लायबिलिटी में गिरते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी ऐसा एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है जहां पर आप अभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो टाइम होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने जस्ट अपना करियर स्टार्ट किया है और लंबे समय में आप काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे और उन पैसों से काफ़ी पैसे बना सकेंगे। लेकिन अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके पैसे लॉक हो जाएंगे और आपको लिक्विडिटी का फायदा नहीं मिलेगा। तो 2022 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन लोगों के लिए है जो अपनी रिटायरमेंट को देख रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। और आप अगर पैसे अभी जस्ट कमाना स्टार्ट किए हैं या फिर अपनी करियर को स्टार्ट किया है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिएगा। तो आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड